आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो आपको छोटे छोटे आदतों के जरिए बड़ा बदलाव लाने का रास्ता दिखाती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, प्रोडक्टिविटी और आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दमदार किताब की हिंदी में सारांश यात्रा। 1. द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। 2003 में एक दिन ब्रिटिश साइकिलिंग का फेट चेंज हो गया। 1908 से ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक गेम्स में अब तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर डे फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश राइडर्स की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कोई भी टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स टीम को बाइक बेचना नहीं चाहती थी कि कहीं उनकी रेपुटेशन न खराब हो जाए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोफेशनल साइकिलिंग इन ब्रिटेन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया तो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। जो चीज उसे बाकी के कोचेस से अलग करती थी वो थी उसकी अपने स्ट्रेटेजी को लेकर कमिटमेंट, जिसे वो दी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स बोलता था, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज में भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखना। अपनी टीम में स्मॉल एडजस्टमेंट करके उसने अपनी स्ट्रेटेजी की शुरुआत की। ये चेंजेस बहुत बड़े नहीं थे बल्कि छोटे छोटे थे, जैसे कि बाइक की सीट को रीडिजाइन करके ज्यादा कंफर्टेबल बनाना। उसने राइडर्स को आइडियल मसल्स टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को बोला, टायर्स पर बेटर ग्रिप के लिए अल्कोहल रब करना वगैरह वगैरह। इन स्मॉल चेंजेस की वजह से इंप्रूवमेंट हुई और रिजल्ट भी बेटर मिल रहा था। और फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में टीम ने परफॉर्म किया और झंडे गाड़ दिए। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे एक ऑर्डिनरी एथलीट्स की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और वो भी छोटे छोटे चेंजेस से? कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये स्मॉल एफर्ट्स इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। अक्सर हम इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कभी नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बड़े इफेक्टिव होते हैं, और उनका इफेक्ट तुरंत नहीं बल्कि कुछ सालों बाद नजर आता है। चलो देखते हैं ये मैथ में कैसे वर्क करता है। अगर आप एक साल में हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर बन चुके होंगे। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। इनका असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन कई मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली आपको वो इफेक्ट दिखने लगेगा। हालांकि इसका सैड पार्ट ये है कि ये इतनी स्लो पेस में असर करती है कि कई बार बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आज आप अनहेल्दी मील खाते हैं तो स्केल पर आपका वेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बार बार यही चीज रिपीट करेंगे तो टॉक्सिक रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जैसा कि बोला जाता है, आज आप सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल, ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी हैबिट्स, कि वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाती है या नहीं। 2. आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। बैड हैबिट्स को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि गुड हैबिट्स जल्दी से अपनाई नहीं जाती? चाहे हम कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ चले, बुरी आदतें एक बार लग जाएं तो पीछा नहीं छोड़ती। हम लाख कोशिश कर लें उन्हें चेंज करने की, लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते हैं, और इसकी वजह है ईट। हम गलत चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और 2. हमारा तरीका सही नहीं होता। बहुत से लोग प्रोसेस ऑफ चेंज स्टार्ट करने के लिए उस चीज पर फोकस करने लगते हैं जो उन्हें अचीव करनी होती है। ये हमें आउटकम बेस्ड हैबिट्स में लेकर आता है। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करनी स्टार्ट करें तो हम इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या बनना है। मान लो कि तो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है, नो थैंक यू, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये सुनने में बड़ा रिजनेबल लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये आदमी ये बात मनाता है कि वो बेसिकली एक स्मोकर है जो अब कुछ और बनना चाहता है। वो अपने बिहेवियर में एक चेंज चाहता है, जबकि उसके बिलीफ्स अभी भी सेम है। दूसरे आदमी को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो भी मना कर देता है, लेकिन उसके बोलने का तरीका डिफरेंट है। नो थैंक यू, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। तो देखा आपने, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ इससे ही दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ज्यादातर लोग इंप्रूवमेंट करते वक्त आइडेंटिटी चेंज के बारे में सोचते तक नहीं है। आप अपने एक एस्पेक्ट को लेकर जितना ज्यादा प्राउड फील करेंगे उतना ही आप न्यू हैबिट्स अपनाने के लिए मोटिवेट होंगे। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, और अपनी हैबिट्स में स्मॉल चेंजेस लाकर आप ये बात प्रूव कर सकते हो। 4 सिंपल स्टेप्स में बेटर हैबिट्स कैसे बिल्ड करें। 1898 में एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चला कि हम करंटली हैबिट्स और रूल्स कैसे समझते हैं जो बाद में हमारा बिहेवियर बन जाती है। एडवर्ड को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने बिल्लियों से स्टार्ट किया। उन्होंने हर कैट को एक डिवाइस पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर एक डोर बना था ताकि कैट इजीली निकल सके। एक लीवर प्रेस करके या एक कोड लूप पुल करके ये डोर खुल जाता था। ज्यादातर कैट्स बॉक्स के अंदर जाते ही बाहर निकलने की कोशिश करती थी। कैट्स अपनी नोज कॉर्नर्स में घूर के देखती, अपने पंजे मारती, फिर कुछ मिनट बाद उन्हें लीवर दिखता और फिर डोर खोलकर बाहर आ जाती थी।
20-30 बार के ट्रायल के बाद, उनका बिहेवियर ओबेर्व करने के बाद ये पता चला कि कैट्स को बार बार बॉक्स में जाना हैबिचुअल लगने लगा और अंदर जाते ही वो लेवल प्रेस करके बाहर निकल आती थी। बार बार की प्रैक्टिस से कैट्स ने मिस्टेक कम की और सॉल्यूशन पर फोकस किया। इस स्टडीज से थॉर्नडाइक लर्निंग प्रोसेस को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जो बिहेवियर्स सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स देते हैं, हम उन्हें रिपीट करते हैं, और जिनका रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होता, हम उन बिहेवियर्स को अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं करते। हैबिट्स क्रिएट करने के प्रोसेस को हम 4 इजी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। क्यू हमारे ब्रेन को बिहेवियर स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। रिवार्ड प्रिडिक्ट होता है काइंड ऑन एफ इंफॉर्मेशन से, और क्योंकि क्यू रिवार्ड्स का फर्स्ट साइन है, ये अक्सर क्रेविंग्स की तरफ ले जाता है। क्रेविंग्स एक तरह से मोटिवेशनल फोर्स है। बिना किसी भी डिजायर के हम कोई एक्शन नहीं लेते। आपको सिगरेट स्मोकिंग की क्रेविंग्स नहीं होती, बल्कि उस रिलीफ की होती है जो सिगरेट पीने से मिलती है। थर्ड प्लेस पर रिस्पॉन्स आता है। यही वो एक्चुअल हैबिट है जो आप बनाते हैं, जो किसी भी थॉट या एक्शन के फॉर्म में हो सकती है। चाहे कोई एक्चुअल रिस्पॉन्स हो या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड है, और फाइनली रिस्पॉन्स ही रिवॉर्ड लाता है। ये बेसिकली किसी भी हैबिट का गोल होता है। क्यू रिवॉर्ड को नोटिस करता है, क्रेविंग्स उस रिवॉर्ड की डिजायर रखती है, और रिस्पॉन्स रिवॉर्ड अचीव करने से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बिहेवियर इन चारों स्टेजेस में से किसी एक के लिए भी काफी नहीं है, तो ये मान के चलो कि वो कभी भी हैबिट नहीं बन सकता। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। 2 men who did not look right। मैंने एक बार एक लेडी की स्टोरी सुनी जो कई सालों तक पैरामेडिक की जॉब करती थी, जो एक बार एक फैमिली गैदरिंग में गई। उसने वहां अपने फादर इन लॉ को देखा तो बड़ी कंसर्न हो गई। उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि उसे उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ ही घंटों बाद हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई, जिससे ये पता चला कि एक मेंजर आर्टरी ब्लॉक्ड थी, जिससे उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। उस लेडी के अलर्टनेस की वजह से ओल्ड मैन की जान बच गई थी। ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह है। ये हर स्मॉल डिटेल को ऑब्जर्व करता है। ये हर वक्त ऑब्जर्व करता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, जो काम आपकी हैबिट में शामिल है। जैसे कि एक पैरामेडिक एक हार्ट अटैक पेशेंट का फेस देखकर ही समझ जाता है कि अटैक आने वाला है, उसी तरह आपका ब्रेन भी नोटिस करने लगता है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप खुद ही उन क्यूज को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो सर्टेन रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करती है। वो क्यूज जो हमारी हैबिट्स इतना कॉमन बना देते हैं कि हमें नजर भी नहीं आते। लेकिन न्यू हैबिट्स बिल्ड करने से पहले हमें अपने करंट हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी पुरानी होती है, ऑटोमेटिक हैबिट्स बन जाती है। इसमें बिगेस्ट चैलेंज है जो आप एक्चुअल में करते हो उसके बारे में अवेयर होना। और ये करने के लिए आपको अपने डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी। जब आपके पास फुल लिस्ट बन जाए तो हर एक बिहेवियर को स्कैन करो, फिर खुद से पूछो कि ये हैबिट अच्छी है या बुरी या न्यूट्रल है। बस अपनी हैबिट्स को स्कोर करो, लेकिन कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक्नॉलेज करना है कि आप क्या करते हो। फॉल्ट्स के लिए खुद को ब्लेम मत करो, और ना ही खुद को सक्सेस के लिए प्रेज करो। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 2 वीक्स के लिए 248 लोगों पर बेटर एक्सरसाइज हैबिट्स बिल्ड करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया। फर्स्ट ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप था, जिन्हें बस ट्रैक रखना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था। उन्हें बोला गया था कि वो अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करे और एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बुक्स भी रीड करे। इसके अलावा रिसर्चर्स ने उन्हें बोला कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। लास्ट में थर्ड ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह सेम डेटा प्रेजेंट किया गया था, जिसका मतलब था कि उन्हें भी इक्वल लेवल मोटिवेशन मिली। हालांकि उन्हें एक प्लान बनाने के लिए भी बोला गया था कि उन्हें कब और कहां एक्सरसाइज करना है। अब इसे और स्पेसिफिक वे में करने के लिए थर्ड ग्रुप के हर मेंबर ने लिखा, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एट लीस्ट 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा इस दिन और इस टाइम और इस जगह पर। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 to 38% ने वीक में एट लीस्ट एक बार वर्कआउट किया। एक्चुअल में इन लोगों पर मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन का कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड ग्रुप में से 91% लोगों ने पर वीक एक बार तो वर्कआउट किया। और जो सेंटेंस उन्होंने लिखे थे उन्हें रिसर्चर्स इंप्लीमेंशंस इंटेंशंस बोलते हैं। एक प्लान जो आप पहले से बनाकर रखते हो कि आप कब और कहां एक्शन लोगे। कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है इंप्लीमेंशन इंटेंशंस हमें अपने गोल से कनेक्टेड रहने में हेल्प करते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि वो अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं है। कब और कहां एक्ट करना है ये ऑनऑब्वियस नहीं होता, लेकिन बिहेवियर का फर्स्ट लॉ है इसे ऑनऑब्वियस बनाना। ऑनऑब्वियस होना एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि आपको अपनी हैबिट्स के लिए क्लियर क्यूज मिल सके और आप एक प्लान डिजाइन कर सके कि कब और कहां एक्ट करना है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड। एनवायरनमेंट ऑफ मैटर्स। मोर बोस्टन के मैसाचुसेट्स जर्नल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एन थॉर्नडाइक को एक क्रेजी आइडिया आया।
उसे लगता था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेटर बना सकती है, वो भी उनका मोटिवेशन चेंज किए बिना या उनके बगैर किसी डिस्कन के। उसने अपनी कलीग के साथ मिलकर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का चॉइस आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए एक 6 मंथ्स स्टडी कंडक्ट की। सबसे पहले तो उन्होंने अरेंजमेंट ऑन ऑफ ड्रिंक्स चेंज किए। रेफ्रिजरेटर कैश रजिस्टर के पास रखे थे और उनमें सिर्फ सोडा रखा होता था। उन्होंने सोडा के बदले वाटर बोटल्स रखवा दी, सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ही नहीं बल्कि रूम के फूड स्टेशन में भी। सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन वाटर अब सब जगह अवेलेबल था। अगले 3 मंथ्स में सोडा की सेल 11.4% तक डिक्लाइन हो गई थी, जबकि बोतल वाटर की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई थी। इसी तरह के चेंजेस कैफेटेरिया के फूड में भी किए गए और यहां भी उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं किया। अक्सर लोग चीजें इसलिए नहीं लेते या खाते कि उन्हें वही चीज चाहिए, बल्कि उनका लेना या खाना डिपेंड करता है कि वो चीज रखी कहाँ है। मान लो आप किचन में गए, वहां आपको एक प्लेट कुकीज मिल जाती है, तो आप तुरंत कुकीज खाने बैठ जाओगे। आप इसलिए नहीं खा रहे कि आपको भूख लगी है, बल्कि आपको कुकीज दिख गई तो आपको खाने का मन किया। आपकी हैबिट्स भी इसी तरह चेंज हो जाती है, बस डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो और आपके सामने क्या क्यूज है। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में एनवायरनमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है। चाहे हमारी पर्सनैलिटीज कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, कुछ बिहेवियर खुद ब खुद हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से भी बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और काम करते हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने से रोक देता है, क्योंकि बिहेवियर को ट्रिगर करने का कोई ऑब्वियस क्यू होना जरूरी है। आप किसी हैबिट को अपनी लाइफ का मेन पार्ट बनाना चाहते हो, तो क्यू को अपने एनवायरनमेंट का मेन पार्ट बनाओ। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। 1971 में जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में चल रही थी, कनेक्टिकट से कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और इलिनॉय से मॉर्गन मर्फी ने एक डिस्कवरी की जिसने अमेरिकन पब्लिक को हैरान कर दिया। उन्होंने जब ट्रूप विजिट किया तो उन्हें पता चला कि जितने भी U.S सोल्जर्स वहां भेजे गए थे, उनके से ऑलमोस्ट 15% ड्रग एडिक्ट थे। इसके फॉलो अप रिसर्च से ये बात सामने आई कि वियतनाम भेजे गए 23% सर्विस मेंबर हेरोइन ट्राई कर चुके थे और 20% को ड्रग की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑन ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन क्रिएट किया गया, ताकि जब ये सर्विस मेंबर वापस अमेरिका लौटे तो उनकी ये लत छुड़ाई जा सकते या उन्हें रिहैम्प में रखा जाए। और उन्होंने प्रूव किया कि अगर एनवायरनमेंट में रेडिकल चेंज आ जाए तो एडिक्शंस भी तुरंत डिसअपीयर हो सकता है। वियतनाम में गए हुए सोल्जर्स अपना सारा टाइम ऐसे क्यूज के बीच स्पेंड करते थे जो उन्हें हेरोइन लेने के लिए ट्रिगर करता था। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल था, ऊपर से वॉर का स्ट्रेस, और फिर उनके साथी भी हेरोइन यूजर्स थे, फेलो सोल्जर्स, और अपने घर परिवार से दूर रहने का टेंशन एक एंजाइटी क्रिएट करता था। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस अमेरिका आए तो उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसमें ऐसे कोई क्यूज थे ही नहीं जो उन्हें ड्रग लेने पर मजबूर करते, इसलिए उनकी हैबिट्स भी खुद चेंज हो गई। हिज वियतनाम स्टडी बेड हैबिट्स को लेकर हमारे बहुत से कल्चरल बिलीफ्स को रॉन्ग प्रूव करती है। हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस थोड़े से डिसिप्लिन में है, लेकिन रिसेंट रिसर्चर्स ने कुछ और ही प्रूव किया है। जब साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था, तो उन्हें पता लगा कि ये लोग भी उन लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि डिसिप्लिन्ड लोग अपनी लाइफ में बेटर इसलिए है क्योंकि ये लोग खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज करते हैं। अगर आपको हर बार कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना ज्यादा इजी होता है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बैड हैबिट्स दूर नहीं करता है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चीजों में डायरेक्ट होनी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। अपने गुड हैबिट्स का ऑब्वियस क्यूज बनाओ और बैड हैबिट्स का क्यूज इनविजिबल कर दो। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। आयरलैंड डबलिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोनन बेरने को नेटफ्लिक्स देखना बड़ा पसंद है, लेकिन उसे यह भी पता ही कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है, वो अपने स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने पर नेटफ्लिक्स काम करने लगता है। उसने टेम्पटेशन को इस तरह यूज किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मजेदार लगने लगा। तो ये चीज कैसे काम कर गई? सिंपल है, जो एक्शन आपको करने की जरूरत है उसे उस एक्शन से कनेक्ट कर दो जो आप करना चाहते हो। टेम्पटेशन बंडलिंग मेथड है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करने का जिसे प्रेमैक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि अगर आप कोई चीज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप उसे करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना या फेवरेबल बनाना जिसके बदले में कुछ भी छोड़ना ना पड़े। द रोल ऑन ए फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। हम अपनी फर्स्ट हैबिट्स चूज नहीं करते, हम उन्हें नकल करते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपनी लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी, इन सबको फॉलो करते हैं।
हर कल्चर और ग्रुप के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करती है। हम अपने करीबी लोगों को अनजाने ही इमिटेट करते हैं, उनकी हैबिट्स पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, उनके जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने कोवर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। ये एक जाना माना रूल है, अगर आप किसी के क्लोज है तो पॉसिबल है कि आप उन्हें कॉपी करें। एक स्टडी से पता चला कि अगर हमारा कोई फ्रेंड फेट है तो हमारे फेट होने के चांसेस भी 57% BRH जाते हैं, या इसके उल्ट भी हो सकता है। एक तरह से बोले तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर है। ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उधर ही जाते हैं। ONF कोर्स पीयर प्रेशर तभी बुरा है जब वो बैड इन्फ्लुएंस डाले। इसीलिए बेस्ट थिंग है कि ऐसा कल्चर ज्वाइन करो जहां आपकी गुड हैबिट्स को वेलकम और एनकरेज किया जाए। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेस ONF योर बैड हैबिट्स। आप किसी भी हार्ड हैबिट को ईजी बना सकते हैं अगर आप उसे एक पॉजिटिव माइंडसेट से लिंक कर दें। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दे तो क्या होगा? मुझे काम पर जाने के लिए उठना है के बजाय अगर हम बोले कि मैं इसलिए उठता हूं कि काम पर जा जाऊं। वर्ड्स को सिंपली चेंज करके आप अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। इस तरह से आप अपनी हैबिट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं, ना कि सेटबैक और डिसएडवांटेजेस को। जो चीज आप में बैड हैबिट्स लाती है उसे ढूंढकर फिक्स करने का सीक्रेट है कि आप उस एसोसिएशन को रिफ्रेम करो जो उसके बारे में आप सोचते हो। इस तरह से आप किसी भी हार्ड हैबिट को एक मजेदार हैबिट में टर्न कर सकते हो। द थर्ड लॉ, मेक इट ईजी, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। हैबिट फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसमें एक बिहेवियर रिपीटेशन के बाद ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। हैबिट रिपीटेशन ब्रेन में क्लियर फिजिकल चेंजेस लाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, म्यूजिशियंस के ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट नॉन म्यूजिशियंस के कंपेयर में बड़ा होता है। हर बार जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हो तो आप असल में एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट को एक्टिवेट करते हो जो उस हैबिट से जुड़ा होता है। हैबिट फॉर्मेशन में टाइम कितना लगा ये उतना मैटर नहीं करता। टाइम का कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। मैटर करता है वो रेट जिस पर आप सर्टेन बिहेवियर को परफॉर्म करते हो। जैसे आप कोई चीज 40 डेज में 2 टाइम्स करो या 200 टाइम्स। ये टाइम की बात नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी की बात है। कोई भी हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दी लॉ ONF लीस्ट एफोर्ट एनर्जी वैल्यूएबल है और ब्रेन इस तरह बना है कि ये जब चाहे इसे कंजर्व कर सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लॉ ONF लीस्ट एफोर्ट फॉलो करते हैं, जो कहता है कि जब लोगों को 2 सेम चॉइस दी जाती है तो जिस काम में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता लोग नेचुरली उसी को चूज करेंगे। हर एक्शन में एक सर्टेन अमाउंट ONF एनर्जी लगती है और जितनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उतना ही कम हम उसे करना चाहेंगे। कुछ सेंस में देखें तो हर हैबिट सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है उस चीज के बीच में जो आप चाहते हैं। डाइट एक ऑब्स्टेकल है फिट होने के लिए। मेडिटेशन एक ऑब्स्टेकल है मन की शांति के लिए। आप एक्चुअल में हैबिट से प्यार नहीं करते बल्कि उस आउटकम से करते हैं जो ये डिलीवर करता है। लेकिन अगर हम सब इतने लेजी हैं तो कैसे कुछ लोग मुश्किल गोल्स भी अचीव कर लेते हैं? इसका सॉल्यूशन है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां राइट चीजें करना हमेशा इजी हो। इस तरह आप फ्रिक्शन ONF ऑब्स्टेकल रिड्यूस कर पाओगे। जैसे मील डिलीवरी सर्विस ग्रोसरी शॉपिंग का फ्रिक्शन डिक्रीज करती है, जैसे डेटिंग एप्स की वजह से सोशल इंट्रोडक्शन करने का फ्रिक्शन कम हो गया है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें। बेटर हैबिट्स क्रिएट करने के स्ट्रगल में ऐसे तरीके एक्सप्लोर करो जो गुड हैबिट्स से जुड़े हुए फ्रिक्शन कम करे और हमारी बैड हैबिट्स से कनेक्टेड फ्रिक्शन इंक्रीज करे। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल। अगर आप कुछ बहुत बड़ा भी स्टार्ट करना चाहते हैं और बिग स्टेप्स लेके आपको ये ईजी भी लगता है तो भी आपको बेबी स्टेप्स से शुरू करना चाहिए। हम सब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चेंज को लेकर इतने एक्साइटेड जो रहते हैं, लेकिन एक टेंडेंसी आपको ऐसा करने से रोकती है और वो है 2-minute रूल, जो कहती है जब आप कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं इसे करने में 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर हैबिट 2 मिनट में ही लर्न की जा सकती है। जैसे रोज रात सोने से पहले कोई बुक पढ़ना बन जाता है, रोज रात एक पेज पढ़ के सोना, 30 मिनट योगा करो बन जाता है, टेक आउट माई योगा मेट। पॉइंट ये है कि किसी पर्टिकुलर हैबिट को अपनाने के लिए इजी वे में स्टार्ट करो। आप चाहे 1 मिनट मेडिटेट करो, एक पेज पढ़ो, एक कपड़ा तह लगाओ, कुछ भी करो लेकिन स्टार्ट करो। जो चीज राइट लगे उसे करना एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। लोगों को लगता है कि डेली बुक का एक पेज पढ़ना बहुत बड़ा काम है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो या कितना करते हो, बल्कि ये है कि आप एटलीस्ट कर तो रहे हो। और जब आप करना शुरू करोगे तो फर्स्ट 2 मिनट्स आपके लार्जर रूटीन का एक रिचुअल बन जाएंगे। एक्चुअली ये एक आइडियल तरीका है किसी भी डिफिकल्ट स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर एक बार हैबिट बन जाए तो ऐसा भी पॉइंट आएगा कि आप वो एक्शन एकदम परफेक्ट वे में रूटीनली करने लगोगे। आप इस 2 मिनट रूल को हैबिट शेपिंग टेक्निक से मिक्स कर सकते हैं जिससे आपकी हैबिट आपको अपना अल्टीमेट गोल दिला सके। कोई भी हैबिट एस्टेब्लिश करने के बाद इसे इंटरमीडिएट स्टेप्स तक ले जाए और प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते। उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल तक जाओ। फिर आप देखोगे कि जो हैबिट आप बिल्ड कभी करना चाहते थे वो आज आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है।
हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। 18 और 30 के समर की बात है। विक्टर ह्यूगो, एक फ्रेंच राइटर, एक इम्पॉसिबल डेडलाइन से परेशान था। उसने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर को एक नई बुक लिख के देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन लिख नहीं पाया था। इसके बदले उसने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया था और अपना प्रॉमिस डिले करता रहा। ह्यूगो का पब्लिशर फ्रस्ट्रेट हो गया, इसलिए उसने 6 मंथ्स के अंदर की एक डेडलाइन सेट कर दी। ह्यूगो को बोला गया कि उसे फरवरी 1831 तक बुक कंप्लीट करनी है। अब वो कैसे डेडलाइन से पहले कॉन्सेंट्रेट करके एक बढ़िया बुक लिखे? लेकिन ह्यूगो ने एक अजीब काम किया। उसने अपने सारे कपड़े एक असिस्टेंट को दिए और बोला, इन्हें लॉक करके रख दो। इस तरह अब उसके पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे थे, तो उसके पास घर में बैठकर बुक लिखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में वो जी जान से लिखता रहा। उसकी ये बुक द हंचबैक ऑन ऑफ नोट्रे डेम जनवरी 14, 1831 से 2 हफ्ते पहले ही पब्लिश हो गई थी। तो गुड हैबिट्स इजी बनाना सक्सेस नहीं है, बल्कि बैड हैबिट्स हार्ड बनाना है। द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग द कार्डिनल रूल ऑन ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई एक्सपीरियंस सेटिस्फाई करता है तो हम उस बिहेवियर को ज्यादा रिपीट करते हैं, और ये पूरी तरह लॉजिकल है। प्लेजर चाहे छोटी छोटी चीजों का ही क्यों ना हो, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि ये चीज अच्छी है, इसे दोबारा करो। अब च्यूइंग गम का ही एग्जाम्पल ले लो। शुरुआत के च्यूइंग गम्स में कोई टेस्ट नहीं होता था, सिर्फ ब्लेंड रेजिन्स, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं। लेकिन 1891 में इसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाने लगे। तो ये बात भी लॉजिकल है कि अगर किसी एक्सपीरियंस में मजा नहीं आता तो उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। कार्डिनल रूल यही कहता है, जिसमें रिवार्ड मिले वही चीज रिपीट की जाती है, और जिसमें पनिशमेंट मिले उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन यह रूल थोड़ा ट्रिकी है। हम सिर्फ किसी तरह का सेटिस्फैक्शन ही नहीं ढूंढते, बल्कि हम इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देखते हैं। सभी हैबिट्स का टाइम के साथ अलग अलग आउटकम मिलता है, और ये आउटकम्स अक्सर अजीब होते हैं। अब जैसे कि बैड हैबिट्स का आउटकम अक्सर मजा देता है, लेकिन अल्टीमेट आउटकम बुरा होता है, जबकि गुड हैबिट्स शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आउटकम हमें बेनिफिट देता है। एक रिवॉर्ड जो अभी मिलने वाला है अक्सर हमें फ्यूचर के रिवॉर्ड से ज्यादा पंसद होता है। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की चाहत में लोग अपना सारा टाइम इमीडिएट प्लेजर पाने में स्पेंड करते हैं। लेकिन हम जो चीज बोलना चाहते हैं वो ये है कि जब हम इमीडिएट रिवार्ड की बात करते हैं तो वो किसी बिहेवियर का एंड होता है। आप किसी बैड हैबिट का एंड करना चाहते हो, और चाहते हो कि यह सेटिस्फाइंग हो, क्योंकि चेंज अगर एंजॉयबल है तो ईजी हो जाता है। हाउ टू स्टिक्स विद गुड हैबिट्स एवरी डे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 के थे तो रोज एक स्मॉल बुकलेट अपने साथ हमेशा रखते थे, जिससे वो अपने 13 पर्सनल गुड बिहेवियर का ट्रैक रख सके। इस लिस्ट में इस तरह के गोल्स थे: लूज नो टाइम, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ यूजफुल करते रहो। हर दिन के एंड में वो अपनी लिस्ट खोलकर देखते और अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते थे। इसे हम हैबिट ट्रैकर भी बोल सकते हैं, अपनी हैबिट्स चेक करने का एक इजी तरीका। हैबिट ट्रैकिंग काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लॉज ऑन ऑफ बिहेवियर चेंज यूज होता है। ये किसी बिहेवियर को ऑब्वियस बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप लिस्ट ओपन करते हो ये आपके सामने लिखा होता है, फिर एक एक्शन से दूसरा जुड़ जाता है। हैबिट ट्रैकिंग किसी भी हैबिट को मजेदार बना देती है, क्योंकि मोटिवेशन का मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है प्रोग्रेस, और यह हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाती है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट में से कोई आइटम क्रॉस करना कितना सेटिस्फाइंग लगता है। हम सबको रिजल्ट्स मिलना कितना अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि मोटिवेटेड रहने के लिए हैबिट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपकी नजर हमेशा अपने गोल्स पर रहे। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। जैसे हम एंजॉय करने के बाद कोई एक्सपीरियंस रिपीट करते हैं, वैसे ही अगर एक्सपीरियंस पेनफुल रहा तो हम उसे अवॉइड भी करना चाहेंगे। पेन एक इफेक्टिव टीचर होता है। अगर फेलर पेनफुल है तो हम उसे फिक्स करते हैं, लेकिन अगर किसी फेलर का हम पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो हम उसे इग्नोर करते हैं। मिस्टेक जितनी इमीडिएट और कॉस्टली होगी उतना ज्यादा हम सीखते हैं। जैसे कि बैड रिव्यू का डर एम्प्लॉय को अच्छा काम करने पर मजबूर कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर एक्सट्रीम हो तो लोग जल्दी लर्न करते हैं। इसीलिए कभी कभी एक अकाउंटेबल पार्टनर के होने से हेल्प मिलती है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि कोई आपको वॉच कर रहा है, ताकि आप मोटिवेटिंग और पावरफुल बने। अगर तुरंत रिजल्ट भुगतने पड़े तो आप काम को कभी डिले नहीं करेंगे, और अगर आप अपना वर्क डिले करते हो तो आपके बॉस की नजरों में आप एक लेजी और अनट्रस्टवर्थी इंसान हो। और ये तो सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन की कितनी परवाह करते हैं, जो हमें टॉप तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसलिए इस तरह का कोई पार्टनर होना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जब आपको किसी हैबिट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो ये थोड़ी बोरिंग और पार्ट ऑन ऑफ रूटीन लगती है। जो आपको चाहिए था आपको मिल गया तो जाहिर है कि अब आपका उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और यही बोरिंगनेस ग्रेटेस्ट चैलेंज है। हम अपनी हैबिट्स से इसीलिए बोर हो जाते हैं क्योंकि अब वो हमें पहले की तरह सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, और हम हमेशा आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये चीज मैटर नहीं करती कि आप किस चीज में बेटर बनना चाहते हैं, अगर आप उसे तभी करते हैं जब वो आपको एक्साइट करती है, क्योंकि तब आप कोई भी ग्रेट रिजल्ट पाने के लिए
बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। हाँ, ऐसे भी दिन होंगे जब आपको क्विट करने का मन करेगा, लेकिन पेनफुल, बोरिंग और एक्सॉस्टिंग होने के बाद भी अगर आप जमे रहते हैं तो ये बड़ी बात है। एक एमेट्योर और एक प्रोफेशनल के बीच यही डिफरेंस होता है। तो एक ही तरीका है कि जो आप करो दिल से करो, उसे एंजॉय करो।